So with this discussion, we have reached to the end of the second topic. If you have any questions, you can ask. डेटरेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है, 4 सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं. आप अगर कोई क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस पूछें, और क्वेश्चंस के बाद हम फिर सेक्शन 5 को स्टार्ट करेंगे. बैलिस्टिक मिसाइल्स बिनिश उन मिसाइल को कहते हैं जो इस काबिल होते हैं कि न्यूक्लियर हथियार को ले जा सके. ठीक है ना. न्यूक्लियर वेपन्स खुद से नहीं जा सकते, उनको मिसाइल पे इंस्टॉल किया जाता है, और फिर मिसाइल में ये एबिलिटी होती है कि वो उस वेपन को अपने टारगेट तक पहुंचा सके. क्लियर? एनीवन एल्स? फातिमा, नील, अनम? तो ये है ना अनिल, पाकिस्तान का आप गूगल कर ले, पाकिस्तान के पास कितने मिसाइल हैं. ये जो शाहीन है और हतफ है और फलाने बहुत सारे नाम है, गौरी है, ये सारे मिसाइल है ना. नूर फातिमा, आपने पूछा है कि न्यूक्लियर रशिया किसी न्यूक्लियर हथियार से डरता है. तो इसमें फातिमा बड़े होने की बात नहीं होती. अब रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अब रशिया ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसके पास अगर बड़ा वेपन है तो ये क्या ब्रिटेन पे हमला कर सकता है या फ्रांस पे कर सकता है, क्योंकि उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं. तो बड़े छोटे की इसमें बात नहीं होती. इवन अगर एक भी, आजकल के तो न्यूक्लियर वेपन्स इतने एडवांस्ड है. जब जापान पे गिराए थे, वो जापान वाले तो बहुत ज्यादा आउटडेटेड थे, लेकिन उन्होंने 1945 में इतना नुकसान कर दिया था. आजकल के न्यूक्लियर वेपन्स तो इतने एडवांस्ड है कि कोई भी मुल्क एक भी न्यूक्लियर वेपन को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उस पर गिराया जाए. नो, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस तो नहीं है. पाकिस्तान तो इस सिस्टम के खिलाफ है, इंडिया के पास भी नहीं है, लेकिन इंडियंस कहते हैं कि वी माइट डेवलप बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक सिस्टम है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं. तो पाकिस्तान इस फेवर में नहीं है. क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बैलेंस हो. तो जब बैलेंस होगा, जब डिफरेंस होगी, तो इन दोनों के दरमियान जंग के चांसेस कम होंगे. लेकिन अगर एक के पास डिफेंस आ जाता है, फिनिश, अभी तक किसी भी मुल्क के पास डिक्लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है. हाँ लीना, तो ये तो होता है ना, फिर ये आर्म्स रेस है ना. फिर तो आपको ये आर्म्स रेस है ना. तो आर्म्स रेस में फिर आप भी वही करेंगे या जो आपका एडवर्सरी करेगा. लीना, मैंने आपको बता दिया कि डिक्लेयर्ड किसी के पास नहीं है. इवन इसराइल के तो न्यूक्लियर वेपन्स भी डिक्लेयर्ड नहीं है. इसराइल नहीं मानता कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. वो पाकिस्तान और इंडिया ने तो डिक्लेयर किए हैं, इसराइल ने डिक्लेयर नहीं किया है. ठीक है ना. लेकिन उनके पास कोई सिस्टम है, उनका कोई सिस्टम है मिसाइल प्रोटेक्शन का. लेकिन फिर भी जरूरी नहीं है कि वो जो डिफेंस सिस्टम होता है वो 100% फुल प्रूफ होता है. तो इसराइल के जो न्यूक्लियर वेपन्स है, दे आर नॉट डिक्लेयर्ड, लेकिन दुनिया को पता है कि इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. जी अनिल, तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए इसलिए जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स का मकसद ये होता है कि ये डर का जो माहौल है ये कायम रखा जा सके. ठीक है ना. न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल के लिए नहीं बनाए जाते, न्यूक्लियर वेपन्स जंग लड़ने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स इसलिए बनाए जाते हैं कि आप जंग लड़े बगैर आपसे आपका स्टेटस भी अच्छा हो, और आपका ख्याल भी रखा जाए, और आपसे डरा भी जाए.
ठीक है। सो इज दिस टॉपिक क्लियर? क्लियर है। इसको हम पेपर बी में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। पेपर बी में पूरा एक सेक्शन है न्यूक्लियर वेपन्स पे, एनपीटी पे, और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पे। तो ये पेपर बी में भी रिपीट होगा, उस पे पूरा, यहां तो एक टॉपिक है ना, वहां पे पूरा सेक्शन है इस पे। सो वी विल डिस्कस दिस इन पेपर बी आल्सो। So what do you say about today's topics? Today we cover two topics, strategic culture and deterrence. So what is your feedback on these two topics? जी विनेश। So if you have any confusion, you can ask. जी विनेश, अभी जो मैंने आपको बता दिया ना, अभी आपको मैंने हसन अस्करी रिजवी साहब का पेपर बताया पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कल्चर पे, और न्यूक्लियर वेपन्स पे एक मैगजीन है पाकिस्तान पॉलिटिको मैगजीन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसका जो 2018 का वर्जन है ना, उसमें सारे आर्टिकल्स पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी और न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड है। तो वो भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप खुद भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें ऑथेंटिक जो लोग हैं ना, पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज के एक्सपर्ट्स हैं, उनके आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान पॉलिटिको मैगजीन में। दे वुड हेल्प यू इन द न्यूक्लियर क्वेश्चन। और उससे पहले जो स्ट्रेटेजिक कल्चर का मैंने आपको बताया, तो हसन अस्करी रिजवीज पेपर वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक कल्चर in addition to my lecture. ठीक है। तो आज के टॉपिक्स के बारे में आप में से कुछ लोगों ने कहा कि दीज टॉपिक्स वर डिफिकल्ट। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क, और उसके बाद फिर हम सेक्शन 5 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब तक आपके ये क्लियर नहीं होते, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ लें। नो क्वेश्चंस, अनिल हैज नो क्वेश्चंस। आप में से बाकी भी बता देना अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है, तो हम सेक्शन 5 को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सेक्शन 5 भी जरा मुश्किल है, उसके बाद के सेक्शंस आसान है। सेक्शन 5 भी थोड़ा बहुत मुश्किल है, तो आप पहले से उसको समझने की कोशिश करें, और मैं उसको आपके लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने की कोशिश करता हूं, आपके लिए उसको आसान बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अच्छा, तो
सेक्शन 5 का आउटलाइन आप इधर से देख सकते हैं। ये जो टॉपिक्स है ना 1 2 3 4, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का सेक्शन है ना, ये 1 2 3 4 में डिवाइडेड है, लेकिन ये सारा एक टॉपिक है और ये बस शुरू से लेके आखिर तक तकरीबन कनेक्टेड है और ये एक टॉपिक के तौर पे हम इन चारों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी किसे कहते हैं ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद 3 मेन थीरीज हैं जो कि पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस्तेमाल होती हैं, तो वो 3 थीरीज में आपके साथ डिस्कस करूंगा। पॉलिटिकल इकोनॉमी की थीरीज हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ मैं फिर तीसरे नंबर पे इंपीरियलिज्म के बारे में 2 थीरीज हैं, उन पे बात करूंगा आपके साथ। इंपीरियलिज्म के कॉन्सेप्ट पे जो 2 थीरीज है लेनिन की और गाल्टूंग की, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और 4th नंबर पे जरा हम डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस की बात करेंगे कि डिपेंडेंस किसे कहते हैं और इंटरडिपेंडेंस किसे कहते हैं। तो ये 3-4 टॉपिक्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। हुमा बैक पे तो कुछ नहीं है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड। बैक पे तो इंट्रोडक्शन है, मेरा नाम है। डू यू वांट टू सी दैट? हाँ ना, उसमें तो मेरे कारनामे हैं पहली स्लाइड में। ठीक है ना, तो वो इसलिए मैं ज्यादा आपको वो पहला जो स्लाइड है वो मैं जल्दी से आपको मैं नहीं दिखाता, क्योंकि आपको लगेगा कि ये बार बार सर हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इसलिए है ना कि अगर कुछ कुछ लोग नए होते हैं ना, बीच में कोई ज्वाइन कर लेता है, तो दे शुड हैव अ बिट, मतलब उनको एक इंट्रोडक्शन। हमारी क्लास ऑनलाइन क्लास है ना, तो इस वजह से बगैर इंट्रोडक्शन के अभी आप में से जो लोग क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं ना, अनिल है, फातिमा है, बीनिश है, तो अभी उनका मुझे, उसामा है, तो इरफान है, तो उनके नाम अभी मुझे, मतलब इंट्रोडक्शन उनका एक किस्म का हो गया है, मुझे उनके नाम याद हैं। और मुझे लगता है कि आप क्लास में जब एक्टिव होते हैं, तो अगर आप जब नहीं भी होते तो मुझे लगता है कि आप क्लास में नहीं है। ठीक है, सो ये इस वजह से है। हुमा आप भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल याद है। तो ये इसलिए है कि जो लोग नए क्लास में आते हैं ना, जिस तरह उस दिन कुछ लोग बीनिश ने क्लास को बीच में ज्वाइन किया, सो दे शुड हैव एन आइडिया, तो इस वजह से है, वरना आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये आउटलाइन है सेक्शन 5 की। और सेक्शन 5 को जैसे मैंने आपको बता दिया कि इट इज डिवाइडेड इन 4 टॉपिक्स। जी उसामा, आई टीच एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। अच्छा, तो ये चारों जो टॉपिक्स है ना, ये ब्रॉड एक टॉपिक है, ब्रॉड एक टॉपिक है, और ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। तो शुरू से आप समझने की कोशिश करें, तो आप फिर आराम आराम से, जो पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक लिंक करेगा दूसरे के साथ, दूसरा लिंक करेगा तीसरे के साथ, और तीसरा लिंक करेगा चौथे के साथ। सो इस तरह से एक ही टॉपिक की सूरत में हम इस सेक्शन 5 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। What is IPE? What is International Political Economy? ठीक है, सो क्या इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या आईपीई किसे कहते हैं? सो बेसिकली मैं शुरू में आपको ये बताऊंगा कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इज अ सब फील्ड ऑफ
इंटरनेशनल रिलेशंस। पहली क्लास याद है आपको मैंने क्या बताया था? पहली क्लास में मैंने आपको ये बताया था ना कि आईआर ने जब एज ए डिसिप्लिन स्टार्ट किया तो एक नया डिसिप्लिन था, लेकिन टाइम के साथ साथ ये ब्रॉड होता गया और इसमें सब फील्ड्स क्रिएट होती गई। फिनिश जरा अगर आप वेट कर लेना तो लिबरलिज्म आगे थ्योरीज में बात आ रही है, ठीक है ना। तो शुरू में आपको मैंने ये बताया था कि आईआर विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ब्रॉडन्ड इन इट्स स्कोप and it got subdivided into different subfields like strategic studies, like foreign policy analysis, like international political economy. So जिस तरह आईआर का काम है, जिस तरह आईआर का सब्जेक्ट डील करता है इंटरनेशनल सोसाइटी में इंटरेक्शंस के साथ, सो इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिकल ठीक है ना। सो इसी तरह इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसका मेन थीम क्या है, इसका मेन मकसद क्या है, ये जो सब्जेक्ट है या ये जो फील्ड है, ये इट स्टडीज the interrelationship of international politics and international economics. International political economy प्लीज आप अपनी जो आईडीज हैं वो जरा आप ये बता दें कोऑर्डिनेटर को ताकि वो इनको नोट कर सकें, ठीक है। अपनी एलएमएस की आईडी जरा आप बता दें मैसेज में, ताकि उनके लिए फिर आसानी हो क्लास को मैनेज करने में। इंटर रिलेशनशिप है, इट इज स्टडीड बाय इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और इसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। कुछ समझ आई आपको? सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करने के फील्ड को इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये सवाल बनते हैं। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपको पता है, पॉलिटिक्स सियासत को कहते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट्स के दरमियान जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं उसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहते हैं। स्टेट्स एक दूसरे के साथ अलायंसेस करते हैं, स्टेट्स एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। स्टेट्स एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप्स करते हैं, स्टेट्स एक दूसरे के साथ वॉर पे जाते हैं। नूर फातिमा, दे आर सेम। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये एक ही चीज है, ठीक है ना। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो स्टेट्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और आप ये भी समझे कि ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, इन इटसेल्फ स्टेट इज अ पॉलिटिकल टर्म। स्टेट खुद पॉलिटिकल साइंस का टर्म है और स्टेट खुद एक टेक्निकल टर्म है, एक पॉलिटिकल टर्म है। समझ आए आपको? और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ये जो तिजारत होती है स्टेट्स के दरमियान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, इन इंटरनेशनल मार्केट और ये जो ऑनलाइन लोग चीजें खरीदते हैं ऑनलाइन मार्केट से, सो ये चीजें आती हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। सो
International politics deals with the political relations among states. International economics deals with trade, market, import, export. ठीक है? अच्छा, अब दोनों के दरमियान ताल्लुक क्या है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का क्या ताल्लुक है? इन दोनों का एक दूसरे के साथ काफी ताल्लुक है और इन दोनों को एक दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते। और इसमें मैं आपको मिसाल दूं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर किस किस्म का प्रोजेक्ट है? इज इट इकोनॉमिक और इज इट पॉलिटिकल? व्हाट डू यू थिंक? नेचर में तो इकोनॉमिक है, पाकिस्तान को पैसे मिलने हैं और इसमें डेवलपमेंट होनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना है। लेकिन इन इटसेल्फ अगर आप देखें ना, ये जो सीपैक है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स। तो एग्रीमेंट तो दो स्टेट्स के दरमियान है, तो जब स्टेट्स के दरमियान है, लीडर्स के दरमियान है, तो ये तो फिर पॉलिटिकल बात है। तो क्या ख्याल है आपका, अगर पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन दो मुल्कों की अगर अच्छी ना होती, तो व्हाट डू यू थिंक कि फिर क्या सीपैक हो सकता था दोनों मुल्कों के दरमियान? क्या ये एग्रीमेंट पॉसिबल था? हैड पाकिस्तान एंड चाइना if they were not having good relation? नो। सो पॉलिटिक्स का इकोनॉमी पे असर होता है और इसी तरह इकोनॉमिक फैसलों का असर सियासी चीजों पे होता है। उसकी भी मैं आपको मिसाल दूं, इसकी भी आपको मैं मिसाल दूं, जब 1970s में अरब दुनिया ने अपने ऑयल पे पाबंदी लगा दी, तो ऑयल क्या था? व्हाट इज ऑयल? ऑयल इज अ रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स की नेचर क्या है? ना, नॉन रिन्यूएबल नहीं बीनिश, आप ये बताएं कि रिसोर्स एक इकोनॉमिक चीज है ना। लेकिन जब उन्होंने पाबंदी लगा दी अपने तेल पे कि हम जब अरब इसराइल की जंग हो रही थी, तो वो मुल्क जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ अरब दुनिया ने अपने ऑयल पे पाबंदी लगा दी। तो बेसिकली एक इकोनॉमिक चीज को एक पॉलिटिकल हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया। उसामा इफ्तिखार, किसकी आप बात कर रहे हो? अच्छा, आप ये जो उसामा ने क्वेश्चन किया है, उसामा सिर्फ पाकिस्तान चाइना की, अब ये जरूरी नहीं है कि चाइना टॉप पे हो, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में वो 5वें नंबर पे होगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और यही वजह है कि 1970s में ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी की फील्ड है ना, इट स्टार्टेड इन 1970s। 1970 से पहले दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से कोई डिग्री नहीं थी। ठीक है ना? तारीख में थीरीज मौजूद थी, फिलोसफीज मौजूद थी इकोनॉमिक्स और सियासत के ताल्लुक को समझने के लिए, लेकिन प्रॉपर जिस तरह आईआर का मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर आईआर स्टार्टेड इन 1920s, सो इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टार्टेड इन 1970s। और इसका मेन जो वजह थी, वो जो ऑयल का क्राइसिस था, जो ऑयल का पे पाबंदी थी, व्हेन ऑयल वाज यूज्ड एज अ वेपन। सो ये वो टाइम था कि जब ये रियलाइज किया गया कि international political economy is a subfield of international relations, because international politics and international economics cannot be totally separated from each other. ठीक है? तो ये वो टाइम था 1970
1970s का टाइम था कि जब किताबें पब्लिश होने लगी मुख्तलिफ टाइटल से। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के टाइटल से किताबें पब्लिश होने लगी, पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नाम से होने लगी, और ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से किताबें पब्लिश होने लगी। तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का सब्जेक्ट है या फील्ड है, इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स, बड़े बड़े टॉपिक्स इसमें कौन कौन से आते हैं? सो इसमें इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक आता है, इसमें नॉर्थ साउथ रिलेशंस का टॉपिक आता है, इसमें इकोनॉमिक हेजेमनी या हेजेमनी का इसमें टॉपिक आता है, इसमें डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस का टॉपिक आता है, इसमें ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आता है, और इस तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी में स्टडी किए जाते हैं। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। और इसके अलावा आपको मैं ये बात बता दूं, अभी तक तो मैंने आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी समझाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे हो, बल्कि पॉलिटिकल इकोनॉमी नेशनल लेवल पे और लोकल लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना? सियासत और इकोनॉमिक्स का ताल्लुक सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होता, बल्कि मुल्कों पे के लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी ये एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमी या इकोनॉमिक जो एलीट होती है वो सियासत पे असरअंदाज होती है। शुगर का जो माफिया होता है, शुगर माफिया या शुगर मिल्स मालकान, दे आल्सो हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिक्स। इसी तरह फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इसी तरह बाकी जो ताकतवर तबकात होते हैं, तो वो ना सिर्फ इकोनॉमिक के स्फीयर में उनका इन्फ्लुएंस होता है, बल्कि एट द सेम टाइम दे आल्सो हैव पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सो लोकल लेवल पे भी पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। लेकिन आईआर में वी आर मोर कंसर्न विद इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। हम उस पॉलिटिकल इकोनॉमी से ज्यादा कंसर्न होते हैं जिसमें एक मुल्क से ज्यादा मुल्क होते हैं, और जो इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मुल्कों के दरमियान हो। ठीक है ना? आईआर में हम लोकल लेवल की बात नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि लोकल लेवल पे भी पॉलिटिकल इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, इवन गांव के लेवल पे पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, ये एक छोटा सा एक आर्टिकल है, और ये यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है। आप इसी तरह अगर गूगल आप कर लेंगे ना, व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, सो ये दो तीन, इसके जो शुरू के दो तीन पेजेस हैं, अगर आप रीड कर लेंगे तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन आपके लिए जरा क्लियर हो जाएगा। और ये माइकल बेसेट का एक आर्टिकल का एक हिस्सा है, और इसका टाइटल है व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये आप गूगल कर लेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसके पहले दो तीन पेजेस आप रीड कर लें तो इट वुड clarify further your concept on international political economy. Clear? If you have any questions in the introduction. Okay, if there are no questions, then we should discuss the second portion. अच्छा, सेकंड पोर्शन क्या है? सेकंड पोर्शन है मेजर थीरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का ताल्लुक तो बहुत पुराना है, लेकिन इस पे ज्यादा रिसर्च, इसको एक इंडिपेंडेंट एक डिसिप्लिन का दर्जा 1970s में मिला है, लेकिन इस पे काफी पुराना काम हो चुका है। और हिस्ट्री में 17th और 16th सेंचुरी से लेके मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टाइम्स पे इस पे काम किया है। ठीक है? सो जिस तरह रियलिज्म और लिबरलिज्म की थीरीज मैंने आपको उधर कराई थी ना आईआर के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये जो थीरीज हैं, इनको हम ये जो लिबरलिज्म है या इकोनॉमिक रियलिज्म है या मर्केंटाइलिज्म है,
ये भी उसी तरह की थियरीज है, लेकिन इनको हम फोकस करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पे। ठीक है, तो आपको मैंने थीरीज की क्लास में क्या बताया था? थीरीज की क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि एक थीरी का मकसद क्या होता है। एक थीरी का मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ चीजों के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करने से एक एक कॉम्प्लेक्स इशू को आसान बनाना, अंडरस्टैंडेबल बनाना, ताकि उससे आप सेंस ले सके और उस सेंस की बेसिस पे आप फ्यूचर के जो एक्शंस है उनको भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सके और प्रेजेंट के हालात के बारे में आप सोच सकें और उसके बारे में अपना एक माइंड बना सकें। ठीक है, तो इस सिलसिले में मर्केंटाइलिज्म पुरानी थ्योरी है। मर्केंटाइल, इसको इकोनॉमिक रियलिज्म भी कहते हैं, इसको स्टेटिज्म भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये जो सारी थीरीज हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी की, ये बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की अहमियत की बात करते हैं। कुछ थीरीज, मर्केंटाइलिज्म की थीरीज सियासत को अहम समझती है, स्टेट की ताकत को अहम समझती है, और इकोनॉमी को एक जरिया समझती है स्टेट की ताकत का। ठीक है ना। इसी तरह लिबरलिज्म स्टेट को कम अहम समझती है और इकोनॉमिक्स को ज्यादा अहम समझती है। और मार्क्सिज्म फिर एक अलग थ्योरी है, वो इन दोनों के दरमियान इकोनॉमिक्स को ज्यादा उस पर ये जोर देती है। सो ये थ्योरीज जब हम अभी इनको डिस्कस करेंगे आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। सो 17th और 18th सेंचुरी में जो स्टेट की प्रैक्टिस थी या स्टेट की पॉलिसीज थी, उनको ज्यादातर मर्केंटाइलिज्म डोमिनेट करता था। स्टेट की प्रैक्टिस में ये थ्योरी हमें नजर आती थी। और इसका जो एडवोकेट था, जो इसका देने वाला था, जिसने ये थ्योरी दी थी या इस थ्योरी को प्रोपेगेट किया था, उसका नाम था जॉन बैप्टिस्ट होलबर्ट। और वो एडवाइजर था किंग लुई दी 14 का, जो कि फ्रांस के एक ताकतवर एम्परर थे। किंग लुई दी 14 फ्रांस के, जब फ्रांस की अजमत का टाइम था तो उस टाइम ये फ्रांस के बादशाह थे। और उनकी एक कोटेशन है, उन्होंने कहा है कि आई एम दी स्टेट। किंग लुई दी 14 ये समझता था कि मैं स्टेट हूं, मैं फ्रांस हूं। सो बादशाह जो समझता है, बादशाह की जो मर्जी होती है वही बस रियासत है, नथिंग एल्स। ठीक है। सो जो मर्केंटाइलिस्ट है वो क्या कहते हैं? मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी मेनली ये कहती है कि ये जो दौलत होती है ना, दौलत बेसिकली एक स्टेट की ताकत में इजाफा करने का जरिया होती है। सो मतलब क्या है? मतलब ये है कि स्टेट पावर इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते वक्त स्टेट की ताकत को जहन में रखना पड़ेगा लीडर्स को। कुछ समझ आ रही है आपको? सो बेसिकली ये अहमियत देते हैं सियासत को, स्टेट की पावर को अहमियत देते हैं, और इकोनॉमिक फैसलों को या इकोनॉमिक वेल्थ को एक ताकत का एक जरिया समझते हैं। देखे ना, पॉलिटिकल पावर ऑफ अ स्टेट इज मोर इंपॉर्टेंट, वेल्थ इज जस्ट अ मींस टू दिस एंड। ये मर्केंटाइलिस्ट समझते हैं कि दौलत एक जरिया है इस मकसद तक पहुंचने का। ठीक है। और इसी तरह ये जो थ्योरी है ना, जी अनिल, बिल्कुल। तो ये जो मर्केंटाइलिस्ट हैं बेसिकली ये अपनी पॉलिसीज में एक्सपोर्ट्स को फेवर करते हैं और इंपोर्ट को ज्यादा फेवर नहीं करते, फ्री ट्रेड पे यकीन नहीं रखते। ये समझते हैं कि एक स्टेट को एक्सपोर्ट ज्यादा करनी चाहिए और इंटरनल लेवल पे उसको सेल्फ रिलायंस की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। और आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट से दौलत आती है,
लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हो तो फिर तो आपके पैसे लगते हैं। सो ये बेसिकली जो ट्रेड के रिलेशंस है उनको कॉन्फ्लिक्चुअल सेंस में देखते हैं, उनको फायदे नुकसान की सेंस में देखते हैं कि अगर आपके इंपोर्ट ज्यादा होते हैं तो ये नेगेटिव बात है। सो ये अनिल बिल्कुल जो आपने पॉइंट लिखा है, इट इज द मेन पॉइंट ऑफ मर्केंटाइलिज्म। सो इसी तरह जब अमेरिका एक रियासत बना ना 1789 में, तो अमेरिका के जो पहले उनके वजीर खजाना थे, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी थे, उनका नाम था एलेक्जेंडर हैमिल्टन। एलेक्जेंडर हैमिल्टन ने 1791 में 2 साल बाद उसने अपनी कांग्रेस को एक रिपोर्ट पेश की जिसका नाम था रिपोर्ट ऑन मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं कारखानों को, जो जो चीजें जहां पे बनती हैं उनको मैन्युफैक्चरर कहते हैं। तो उस रिपोर्ट में उसने ये स्टांस लिया कि अगर हमने अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखना है, ब्रिटिश एम्पायर से हमने इंडिपेंडेंट तो हो गए हैं, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम अपनी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करें और बाहर से आने वाली चीजों को हम डिस्करेज करें, ताकि हमारी जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उनको मौका मिल सके और वो अपने स्टैंडर्ड को अच्छा कर सके। अगर बाहर से चीजें आएंगी तो फिर हमारी इंडस्ट्रीज उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकेंगी। सो बेसिकली प्रोटेक्शनिज्म की उसने बात की कि यूएस इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उनको कंपटीशन से बचाने की जरूरत है, सो दैट दे बिकम स्टेबल विद द पैसेज ऑफ टाइम। समझ आई आपको? इसी तरह फ्रेडरिक लिस्ट एक जर्मन सिविल सर्वेंट था, उसने इन्फेंट इंडस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट दिया है और वो ये कहता है कि जब एक इंडस्ट्री एक इन्फेंट स्टेज में होती है, जब एक इंडस्ट्री अपने नए स्टेज में होती है, तो उसके लिए फिर उस मुल्क को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ताकि उस इन्फेंट इंडस्ट्री को टाइम मिल सके, उसको एडजस्ट करने का टाइम मिल सके और वो उसको कंपटीशन से बचाया जा सके। ठीक है। सो अगर इसको हम समराइज करते हैं इस थ्योरी को, तो 3-4 पॉइंट्स में हम समराइज कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ये स्टेट को ज्यादा अहमियत देते हैं, स्टेट को सेंट्रल। जिस तरह आईआर में मैंने आपको थीरीज में रियलिज्म में बताया था कि वो स्टेट पे यकीन रखते हैं, सो इसी तरह जो इकोनॉमिक रियलिज्म या मर्केंटाइलिज्म है ये भी स्टेट को अहमियत देते हैं, स्टेट की जो मिलिट्री ताकत है उसको अहम समझते हैं और दौलत को सिर्फ उस मिलिट्री ताकत का एक जरिया समझते हैं। ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे ये यकीन रखते हैं कि इंसानों का जो नेचर है ये सेल्फिश है। सो इस वजह से स्टेट्स भी यही क्वालिटीज एग्जिबिट करती हैं। तो स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी मिलिट्री ताकत में इजाफा करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिलायंस को बढ़ाना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट ज्यादा करनी चाहिए और अपनी इंपोर्ट्स में कमी लानी चाहिए। तीसरे नंबर पे वही पॉइंट है कि पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक वेल्थ के साथ कनेक्टेड है, इकोनॉमिक वेल्थ के साथ ये रिलेटेड है, इनका गहरा ताल्लुक है। और चौथे नंबर पे ये कहते हैं कि इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ स्टेट्स कॉम्पिटिटिव है, कि स्टेट जब एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो लाजमी एक का फायदा ज्यादा होता है और दूसरे का फायदा कम होता है। तो हमेशा कंपटीशन होता है, दोनों को एक जैसा फायदा नहीं होता। अगर इस एंगल से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखा जाए, तो मर्केंटाइलिज्म के सोच से देखा जाए तो चाइना का फायदा ज्यादा नजर आता है और पाकिस्तान का फायदा कम नजर आता है। इज दैट क्लियर? आप इसके बारे में सोचें, मुझे सिर्फ आप 1 मिनट दे दें। मैं
आपको? सो ये जो दुनिया में जो कैपिटलिज्म का निजाम है, जो मुल्क कैपिटलिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली दे बिलीव इन इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अच्छा, एडम स्मिथ के बाद फिर बात की उसने एडम स्मिथ के बाद इस थ्योरी पे काम किया डेविड रिकार्डो ने, और डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट दिया। उसने ये कहा कि अच्छी बात ये होगी कि अगर दो मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं तो ट्रेड उन चीजों में करनी चाहिए कि जिस चीज में आपको एडवांटेज होता है, आपका खर्चा कम आता है, आपसे लेबर उस पे मेहनत आपकी कम लगती है, लेकिन उस चीज की क्वालिटी अच्छी होती है। समझ आई आपको? अगर जापान गाड़ियां अच्छी बना सकता है तो जापान के साथ अगर पाकिस्तान ने ट्रेड करनी है, तो पाकिस्तान अगर टेक्सटाइल में अच्छा है या पाकिस्तान फ्रूट की फील्ड में अच्छा है, तो ऐसी चीजों में ट्रेड करनी चाहिए मुल्कों को कि जिसमें कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। तो जब आप ऐसी चीजों में ट्रेड करते हैं जिसमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हो, सो उससे फिर दोनों पार्टीज को फायदा, तकरीबन एक जैसा फायदा होता है। उसमें यह नहीं होता कि एक का फायदा होता है दूसरे का नुकसान होता है। सो आर यू क्लियर ऑन द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलिज्म? कि ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स अलग चीज है, सियासत को इसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जल्दी से बताएं, शाबाश। अच्छा, तो इनके अभी ये पॉइंट्स भी आप देख लें। मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया कि ह्यूमन बींग्स आर रैशनल, वो अपने इकोनॉमिक फैसले कर सकते हैं। स्टेट टू हैव मिनिमम रोल इन इकोनॉमिक मैटर्स। स्टेट्स शुड फ्रीली ट्रेड विद वन अनदर, कि आपस में अगर स्टेट्स ट्रेड करते हैं तो बीच में टैक्सेस और कस्टम्स और टैरिफ्स ये चीजें ना लगाएं, बल्कि फ्री ट्रेड हो जिस तरह यूरोपियन यूनियन में होती है। और चौथे नंबर पे जो इकोनॉमिक लिबरल्स हैं, दे आर लेस कंसर्न्ड विद पॉलिटिक्स। ये लोग पॉलिटिक्स पे इतना फोकस नहीं करते, ये इकोनॉमिक्स को एक इंडिपेंडेंट फील्ड के तौर पे देखते हैं और मार्केट को स्टेट से अलग एक किस्म का तस्वर करते हैं। अच्छा, इन पे क्रिटिसिज्म क्या है? इन पे क्रिटिसिज्म ये है कि ये एक तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं। स्टेट के बगैर आप अगर बहुत भी कहें कि स्टेट का रोल कम हो, लेकिन इकोनॉमिक फैसले हवा में नहीं होते, उनका कोई ना कोई सियासी कॉन्टेक्स्ट होता है। जिस तरह मैंने सीपैक की आपको मिसाल दी कि इकोनॉमिक चीज है लेकिन उसका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा, इसके अलावा ये दौलत की जमा करने की तो बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास दौलत हो तो वो माशरा खुशहाल होगा, लेकिन माशरे में अगर 2-3 लोग बिलियनियर हैं लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो बेसिकली ये इक्वेलिटी को की बात नहीं करते, ये शेयरिंग की बात नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ दौलत की बात करते हैं। और तीसरे नंबर पे ये नॉर्थ साउथ की डिपेंडेंस की भी बात नहीं करते कि किस तरह से डेवलप्ड दुनिया डेवलपिंग दुनिया को एक्सप्लॉइट करती है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के जरिए से, मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए से। सो नॉर्थ साउथ का जो डिपेंडेंस है उसको भी ये इग्नोर करते हैं। और चौथे नंबर पे ये स्टेट को कम अहम समझते हैं। फॉर देम स्टेट इज अ लेस इंपॉर्टेंट एक्टर। सो ये 3-4 क्रिटिसिजम्स है इकोनॉमिक लिबरलिज्म की थ्योरी पे। ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये दो थ्योरीज काफी हैं आज के लिए। अगली क्लास में हम, क्योंकि फिर थ्योरी ज्यादा हो जाएंगी, अगली क्लास में मैं आपके साथ मार्क्सिज्म करूंगा। मार्क्सिज्म जब हो जाएगा तो 3 थ्योरीज कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस, डिपेंडेंस और इंटरडिपेंडेंस और इंपीरियलिज्म पे बात करेंगे अगली क्लास में। अनिल, ऐसे है ना कि ये जो लिबरलिज्म है ना, इंडिविजुअल की बात तो करता है, लेकिन ये माशरे में अमीर और गरीब की बात नहीं करता। ये माशरे में ये बात नहीं करता कि दौलतमंद को अपनी दौलत को शेयर करना चाहिए गरीब के साथ।
सो बाद में जाके जब मार्क्सिज्म को हम डिस्कस करेंगे, मार्क्स फिर शेयरिंग की बात करता है। मार्क्स ये कहता है कि कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन दौलत होनी चाहिए, बजाय इसके कि अमीर 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 से अमीर तर हो जाए और गरीब गरीब से गरीब तर हो जाए। इज दैट क्लियर? हाँ, तो ये जस्टिस है ना। अगर एक जगह पे इक्वेलिटी ना हो, इक्वेलिटी ना हो, अगर पैसों की मुनसिफाना तकसीम ना हो, तो एक बंदा अरबपति है, दूसरा उसका हमसाया गरीब है, तो इसकी अगर ये बात नहीं करता तो जस्टिस है ना, जस्टिस की बात है। आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम मार्क्सिज्म, इंटेंशनली मैं नहीं करा रहा क्योंकि वो एक अहम एक थ्योरी है, तो उसको जल्दी से हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि आराम से और सुकून के साथ, ताकि आप लोग एग्जॉस्टेड ना हो, ताकि आपको समझ आ जाए। वी स्टिल हैव 9 मिनट्स, लेकिन ये जो बाकी का थोड़ा सेक्शन है ये हम अगली क्लास तक छोड़ देते हैं, और अगले क्लास में हम फिर 6 सेक्शन को भी करेंगे और 6 के साथ साथ हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है? सो व्हाट डू यू थिंक? आपने आज जो पढ़ाई की, जो टॉपिक्स डिस्कस किए, वो कितने आपको समझ आए? अगर आप परसेंटेज में मुझे बताएं तो कितनी परसेंट? उसामा, आगे ये और भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सिर्फ आपने इसका जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया वो आपने छोड़ना नहीं है। इंट्रोडक्शन आपके जहन में हो, मेन थीम का आपको पता हो, तो आप इन आगे आने वाली थीरीज को भी इन्हीं बातों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 90% इज 80% इज वेरी गुड, 90% इज एक्सीलेंट। बाकी भी बताए ना, सिर्फ अलीना, नील ने बात की है, अलीना ने बात की है, बाकी खामोश हैं। ये देखें, एजाज को भी समझ आई है। नूर फातिमा, आप इनको रिवाइज कर लें। अगली क्लास में शुरू में मैं आपके वैसे भी सवाल लेता हूं, सो आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं, अगर किसी चीज के बारे में कंफ्यूजन है, तो वो फिर आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि 75% 90% तक तो कम अज कम ये आपकी लर्निंग हो जाए ना। चले जी, बस ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, और अगली क्लास में हम 6 सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं। 6 सेक्शन को भी कंप्लीट करेंगे, और ये जो टॉपिक्स हैं, ये एक दो जो टॉपिक्स रह गए हैं ना, मार्क्सिज्म और डिपेंडेंस और इंपीरियलिज्म, इनको हम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम 6 सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर हमारा 7th लेक्चर होगा। 7 लेक्चर्स में हमारे 6 सेक्शंस हो जाएंगे, और 8वें लेक्चर में हमारा 7वां सेक्शन हो जाएगा। तो 8 लेक्चर्स में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, और जो 8वां सेक्शन है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो आप खुद करेंगे। तो जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया था कि 8 लेक्चर्स में पेपर ए को खत्म करेंगे, और 7 लेक्चर्स में पेपर बी को खत्म करेंगे, तो उसी वो जो बात मैंने आपको बताई थी उसी तरह हम करेंगे, और 7 सेक्शंस को हम 8 लेक्चर्स में खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगले 2 लेक्चर्स में हमारा पेपर ए का कोर्स खत्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम पेपर बी को स्टार्ट करेंगे।